Training, as I said earlier also, that you have to improve the function of the body. That can only be improved when you understand the stability and mobility of the body. Joint की stability mobility को समझना हमें जरूरी है. उसको हम चेक कैसे करेंगे? पोस्चर एनालिसिस के थ्रू दिखाएंगे आपको. तो कहीं डिविएशन तो नहीं है, एंटीरियर पेल्विक टिल्ट ऐसा तो नहीं है, हैमस्ट्रिंग टाइप तो नहीं है, काफ टाइप तो नहीं है, कहीं फुट पे दिक्कत तो नहीं आ रही, नेक आगे तो नहीं है, सही दिक्कत. पोस्चर डिविएशन हमने करी, और कौन सी पोस्चर डिविएशन हमने करी थी? फाइब्रोसिस क्या ऐसे उसमें क्या मसल इम्बैलेंस है, जॉइंट अपनी जगह से हिला हुआ है, उसको पहले रिलोकेट नहीं करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई द वर्ड इज रीएस्टैब्लिशिंग आल्सो. इट रियली डजंट मैटर इवन इफ द पर्सन इज वर्किंग फॉर लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स, उसको ऐसा कोई इशू नहीं है उसका. तो हम जब कहते हैं एस्टैब्लिशिंग, तो बिल्कुल जनरल हो सकता है, इससे पहले कोई इशू ऐसा भी हो सकता है जो पहले भी कर रहा हो लेकिन उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है, सब अच्छी के साथ होती है, कभी ना कभी दिक्कत आती है. तो हम उसको क्या करते हैं? चेक करते हैं. चेक करने के बाद जो खामियां निकल के आती हैं उनको पूरा करते हैं. नाउ एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए? ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, होगी तो मस्कुलर एंड्योरेंस ही. वही लिखा मैंने, एमडी का मतलब मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोर का फंक्शन, स्टैटिक एंड डायनामिक बैलेंस. इन सब की टेस्टिंग, स्टैटिक डायनामिक बैलेंस की टेस्टिंग होगी, कोर फंक्शन की टेस्टिंग हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी की बेसिक टेस्टिंग हो जाएगी, कोर टेस्टिंग आपको सिखाएंगे. वे शोल्डर जॉइंट ठीक से काम कर रहा है, हिप जॉइंट ठीक से, मेन तो यही जॉइंट है. जब तक ये ठीक से काम नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज हो सकती है अपर लोअर बॉडी की नहीं, तो इनकी टेस्टिंग होगी, हम सीखेंगे. मस्कुलर एंड्योरेंस, तो अब जो इस लेवल पे यहाँ जो ट्रेनिंग होती तो मसल की ट्रेनिंग अल्टीमेटली उनका इंबैलेंस क्रिएट हो रहा है, एंड्योरेंस का है, फ्लेक्सिबिलिटी का इशू है. तो मस्कुलर एंड्योरेंस जब ट्रेनिंग यहाँ पे होती है, जो कि जॉइंट की स्टेबिलिटी मोबिलिटी है उसको हार नहीं है, तो उसके अंदर हम उसको फटीग नहीं करते. Whereas जब हम आते हैं लोड स्पीड में, मस्कुलर एंड्योरेंस नॉर्मल भी होती है, वहाँ हम उसको फटीग करते हैं. ये एथलेटिक गोल्स हैं, ये फंक्शन गोल्स हैं. फंक्शन गोल में मस्कुलर एंड्योरेंस की ट्रेनिंग जो होती है, वो ट्रेनिंग के जितने भी रेपिटेशन होंगे वो उसको फटीग नहीं करेंगे. जैसे बेंड नी सुपाइन मार्चेस होता है, लेट के हम क्या करते हैं, अपने पैरों को ऐसे ऐसे एक एक करके उठाते हैं आराम से, राइट. तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? मेन पर्पज ये है कि वो अपने प्लेन में काम करिए, स्टेबिलिटी है, विदाउट एनी इनहिबिशंस. दैट्स स्टेबिलिटी, राइट. उसके मेन जो मोशन में है बेसिकली क्या हो कि वो जो है कोई इनहिबिशन में है, दैट्स मोबिलिटी. और स्टेबिलिटी क्या है? के ऊपर प्लेन ना छोड़े, ये तो कि जिस प्लेन में काम कर रहा है उस प्लेन से वो बाहर ना निकले, दैट्स जॉइंट स्टेबिलिटी. तो वो अगर उसको थका देंगे तो हो सकता है प्लेन छोड़ दें. यही होता है जब हम भारी वेट करते हैं, तो एक टाइम पे हल्के वेट से ठीक चल रहे स्पॉट, भारी करते जल्दी थक जाते हैं, अंदर जाना शुरू हो जाता है. इसका मतलब वो उसका मस्कुलर एंड्योरेंस खराब नहीं है, उसने लोड गलत किया है. लेकिन किसी का बॉडी वेट से भी अगर खराब हो रहा है, अब क्या हो रहा है उसका? बेसिकली उसकी जॉइंट स्टेबिलिटी मोबिलिटी खराब हो रही है. वहाँ पर जो जिसका बॉडी वेट से भी खराब हो रहा है तो हम जॉइंट स्टेबिलिटी मोबिलिटी कराते हैं. लेकिन जिसका 100 किलो पे हो रहा है और 90 पे नहीं होता, एक्चुअली स्टेबिलिटी मोबिलिटी नहीं खराब, उसने लोड गलत दे दिया, रेपिटेशन गलत कर दिया. क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ऐसी जब भी जॉइंट स्टेबिलिटी मोबिलिटी ट्रेनिंग कराओगे तो मसल को ट्रेन, लेकिन जब इस यहाँ पे जो मसल की ट्रेनिंग होती है, गलती से भी मसल को फटीग मत करना कि बेंड नी सुपाइन मार्चेस कर रहे हैं, जब तक थक नहीं छोड़ नहीं देते, गलत. सिर्फ न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन के लिए होता है, वो मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए नहीं होता. मसल से करा जाता है इसलिए उसको मस्कुलर एंड्योरेंस बोलते हैं. प्लैंक किस लिए करते हो? कोर एक्टिवेशन नहीं, बेसिकली कोर के अंदर सिर्फ जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, वो भी न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन देते हैं. मसल के अंदर वैसे कोई चेंज नहीं आ रहा. क्या आ रहा है? माइंड से उसके पास कर रही है. रिमेंबर, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट सिंक्रोनाइजेशन. प्राइम मूवर वही चले जो इंटेंडेड है चलने, कोई और ना चले. ये सबसे ज्यादा आता है आइसोमेट्रिक से. रिमेंबर बताया था मैंने, आइसोमेट्रिक होल्ड. ऐसी ट्रेनिंग से थकाना नहीं है. लोग प्लान पढ़े और उसके पीछे 10 मिनट और भी बंदा भी खड़ा कर ले, कर क्या रे भाई, कार्य क्या है वो, क्या साइंस है इसमें? लोग ट्रेनिंग थोड़ी ना है. जैसे मस्कुलर एंड्योरेंस प्लान का मतलब क्या है? सिर्फ दिमाग से उस मसल का एक पाथ क्लियर कर देना कि जब उसको एक्टिवेट हो तो वही हो, कोई और ना हो. तो वो सिर्फ उसी में होती है. तुमने लोड बढ़ा दिया तो एक ग्रॉस मूवमेंट हो गई, वहाँ न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशन नहीं आएगी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी जितनी जो हल्के लोड पे आती है. क्लियर समझ में आया डिफरेंस का? अब जब हमने ये सब करा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे स्टेबिलिटी मोबिलिटी सुधरती जाए, आप उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम, एक्सरसाइज का वॉल्यूम और थोड़ा सा चैलेंज बढ़ाते जाओ. कितना बढ़ाओ? इतना कि वो अपने मूवमेंट ट्रेनिंग कर सके. ये नहीं कि जाके वो हैवी 200 किलो स्क्वाट मार सके, उसकी बात नहीं चलती. बॉडी वेट पे लेकर
तो हिप जॉइंट को लेट के कर सकते हैं, धीरे धीरे हमारी कोशिश होगी ना खड़े होकर भी मूव कर सके, चलना फिरना सब। फिर हमारे आते हैं 5 बेसिक मूवमेंट्स। 5 बेसिक मूवमेंट्स कौन से? पुश, पुल, रोटेशन, बेंड लेग और सिंगल लेग मूवमेंट। ये 5 मूवमेंट्स हैं, यही 5 प्राइमरी मूवमेंट्स हैं, इसके अलावा कोई और मूवमेंट नहीं होती, बाकी सब इसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। पुश ये, पुश ये, पुश ये, पुश ये, डाउनवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड, लेटरल, ये चारों लाइन का पुश। उसी तरह से पुल भी 4 हो गया, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ऐसे अलग अलग एक्सरसाइज बनती है इस तरह से। फिर उसके बाद सिंगल लेग मूवमेंट, जैसे वॉकर में सिंगल लेग मूवमेंट, तो डबल लेग मूवमेंट किसी चीज को उठाना। ये सारी मूवमेंट जो है प्राइमरी मूवमेंट है। इसके अलावा कोई मूवमेंट है हमारी? हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर, ऐसे पूरा मुड़ गए पीछे के अंदर, सामान है ऐसे मेरे को उठा लिया सामान, रोटेशन आती है ना। तो रोटेशन कहाँ से आती है? यही हमने जॉइंट्स पढ़े, थोरैसिक से रोटेशन आती है, लंबर से कम आती है, थोरैसिक से ज्यादा आती है। तो नंबर तो स्टेबिलिटी की है। तो रोटेशन, ट्रंक रोटेशन भी होती है। तो रोटेशन कितनी है इसकी टेस्टिंग सिखाएंगे, क्या वो रोटेशन ऑप्टिमम है कि नहीं है। रोटेशन और कहाँ खा सकती है? बॉल एंड सॉकेट्स वाइज, लेकिन जो रोटेशन है वो रोटेशन ही हो। रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पे घूमना, जैसे दिस इज रोटेशन, राइट। हिप रोटेशन, दिस इज रोटेशन, ये रोटेशन नहीं है, ये एबडक्शन, क्योंकि अपनी जगह पे नहीं घूमी हड्डी। हड्डी देखोगे ये फीमर नहीं की नहीं है, अपने ऐसे घूमी है करके, यहाँ घूमी है अपने सॉकेट में ऐसे करके जो घूमती है ना कोई भी चीज, उसको कहते हैं रोटेशन। लेकिन ये जो चली ये नहीं है, हड्डी अपनी जगह पे नहीं घूमी। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, वो इसको भी रोटेशन बोल देते हैं। दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन, दिस इज नॉट एक्सटर्नल रोटेशन, दिस इज एबडक्शन। ये समझ में आता है? टोटल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट की बेसिस से एग्जैक्टली। तो हम कहते हैं अपने एक्सिस पे घूमना, उसे रोटेशन कहा जाता है। मैं इसको क्या बोलूंगा? ये रोटेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन तभी बोलते हैं, इसको हम रोटेशन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर देते हैं, इसको एक्सटर्नल रोटेशन बोलने लग जाते हैं, क्योंकि होती नहीं। हम अपर बॉडी में कुछ और होते हैं, लोअर बॉडी में कुछ और बोल देते हैं। रोटेशन ये है क्योंकि इसके अंदर जो मेरा ह्यूमरस है वो अपनी जगह पे घूम रहा है। अब हमने क्या किया कि 5 बेसिक मूवमेंट थी, उनको इसकी टेस्टिंग इनको सिखाया जाएगा, इनकी सबकी टेस्टिंग होगी, और जो इनके अंदर फ्लॉस निकलेंगे उनको ठीक कराने का तरीका बताया जाएगा, विगरस टेस्टिंग। और ये आपको टिप्स पे आनी चाहिए, ये नहीं आती तो एक्सरसाइज कैसे कराओगे। फिर उसके बाद लेकिन अगर जब हम यहाँ पहुंच रहे हैं तो जो फंक्शनल ट्रेनिंग में हमने बेस बनाया था उसको ना भूल जाए, उसको साथ साथ करते रहना है। सबसे अच्छा तरीका वार्म अप कूल डाउन का। इसमें वार्म अप कूल डाउन में मेन कंडीशनिंग एक्सरसाइज 5 बेसिक मूवमेंट की होगी, लेकिन वार्म अप कूल डाउन के अंदर किसने कहा? टेक्निकल से करना। आ गया ना आंसर? उसको इससे कर, फंक्शन ट्रेनिंग से कर, फंक्शन ट्रेनिंग क्या है? ऐसी बहुत सारी लार्ज मसल रिदमिक एक्टिविटी होंगी जिसके अंदर आप जॉइंट की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी को इंप्रूव करा दो। मेरी वो जरूरत है, मैं क्यों जाके अपना वार्म अप से करने लग जाता हूँ साइकिलिंग से, मैं क्यों अपना वार्म जाके ट्रेडमिल से करने लग जाता हूँ? जरूरत क्या है मुझे उसको? मुझे जाके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी थी, उस रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को जो जॉइंट्स की मेरे को जरूरत थी मेरे को स्क्वाट करनी थी, तो मैंने हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की, कोई ऐसी स्टेबिलिटी मोबिलिटी की एक्सरसाइज की जाती है उसको यूज कर, उससे कर लेना है। पर्पस बन रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है। हम वार्म करके किससे आते हैं? मैक्सिमम लोग किससे करते हैं? ट्रेडमिल साइकिल। मेरा तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा, और जब मैं फंक्शनल ट्रेनिंग करके आता हूँ तो हिप जॉइंट को इस्तेमाल करना था। अगर मैं जाके वो डिफरेंट प्लेन में करता, सजाइटल में भी काम कर रहा था, बेसिकली अपर फ्रंटल में भी काम कर रहा था। तो ऐसी फंक्शनल ट्रेनिंग की कोई मेरे को एक्सरसाइज बता थी जिनको मैं स्टेबलाइज या मोबाइल कर दूँ। मेरा हिप जॉइंट है, मोबिलिटी को प्रेफर करता है, स्टेबिलिटी को, तो मैं कुछ 1-2 सेट मोबिलिटी इसके डालता हूँ। नी जॉइंट स्टेबिलिटी को करता, मोबिलिटी को करता है, तो मैं इसके 1-2 सेट किसी डालता स्टेबिलिटी के। एंकल जॉइंट और फुट हो गया मेरा बाबू। जैसे हम साइंस समझ रखते हैं ना, उसके मामला बंद हो गया। लोअर बॉडी की एक्सरसाइज थी, उसके अंदर कौन से जॉइंट इन्वॉल्व थे मैंने उसको लिखा,
फिर मुझे उसको फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या करना था, मुझे पता काइनेटिक चेन में कौन सी स्टेबिलिटी हो, तो मेरे को अच्छे से याद है। सिर्फ अगर सबकी एक्सरसाइज ना भी याद, धीरे करके वो भी याद रहेगी। बुक सामने, बुक किस लिए होती है, चैप्टर उठाया, अच्छा इसकी ये वाली, ये इसकी ये, इसकी ये खराब थी, ये मैंने ठीक कराई थी, इसको गल नहीं है। अरे बस इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ से हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं। दैट्स व्हाई एथलीट इन सबको बहुत बढ़िया करता चला जाता है। तो जब भी हम वार्म अप करें, मेक श्योर चाहे आप इसमें हो चाहे इसमें हो, आपके वार्म अप कूल डाउन के अंदर कौन सी होनी चाहिए, फंक्शनल ट्रेनिंग। जो फंक्शनल ट्रेनिंग में तो कल ही वही रहना, उसका तो ऑप्शन नहीं। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचो तो वार्म अप कूल डाउन इससे करो ताकि वो चीज भूल ना जाए, क्योंकि जिसको आप करना भूल जाओगे ना, धीरे धीरे करके बॉडी को भुला देगी। क्लियर हो गया? अब आई हमने 5 बेसिक मूवमेंट ऐड कर दी। अब 5 बेसिक मूवमेंट जैसे वेट का आंसर है स्क्वाट, बॉडी वेट स्क्वाट हमने सीख लिया, बॉडी वेट लंज सीख लिया, हमने बॉडी वेट से पुशअप पुल भी सीख लिया, हमने सिंगल लेग मूवमेंट भी सीख, जब सब सीख लिया अब उसको लोड करना चाहिए। तो अब एक्स्ट्रा लोड ऐड करना शुरू किया उसमें। अब एक्स्ट्रा लोड कैसे, बॉडी वेट तो आराम से हो रहा है, मैं उससे आराम से 15-20-30 रेपिटेशन कर रहा हूँ। अब क्योंकि मेरा गोल आगे बढ़ता फर्दर आ सकता है, क्यों, क्योंकि मेरे गोल हो सकते हैं जिसमें मेरे को और स्ट्रेंथ बढ़ानी है, और बेसिक एंड्योरेंस बढ़ानी है, और हाइपरट्रॉफी बढ़ानी है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा गोल क्या। अगर मैं एथलीट हूँ तो मैं तो स्पीड और पावर में भी जा सकता हूँ। तो जितना मेरा गोल है उस हिसाब से उतना लोड ऐड करते चले जाए, और जो लोड ऐड करे वो कॉम्प्लीमेंट करती हो मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी, जो मेरा गोल है उस हिसाब से लोड। इसको कैसे डिजाइन करते हैं, कितना लोड डालते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग की डिजाइनिंग बाद में सिखाएंगे कि जब मस्कुलर स्ट्रेंथ है तो कितने सेट, कितने रेपिटेशन और परसेंट ऑफ आरएम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जब आएंगे तो फिर हमारी बताना टेस्टिंग भी है कि भाई मेरी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ है कितनी, तो कितना लोड दूँ, उसकी फिर टेस्टिंग आएगी, 1 आवर टेस्टिंग आएगी, 1 आरएम एंड्योरेंस की टेस्टिंग आ जाएगी कि भाई अगर मैं कोई एंड्योरेंस की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो एंड्योरेंस की टेस्टिंग भी आ जाएगी। तो एंड्योरेंस देने के इतने लोड पे इतना रेपिटेशन कर सकता हूँ, पता तो हो कितने लोड पे, तो तभी तो मैं लोड बढ़ाऊंगा बाद में, या रेपिटेशन को नहीं, रेपिटेशन पर जब दिया वो अपने क्या कहते हैं बायोनेटिक्स ऊपर भी लग जाएगी, तो फिर वो बचेगी नहीं। दैट्स एनारोबिक लैंग्वेज, फास्ट लैंग्वेज, रिमेंबर। एक टेस्टिंग जरूरी हो गई, एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया अब पूरे कोर्स का। अब यही 2 चैप्टर्स, ये 2 जो टेबल है ना, जो अब इनको हम इलाबोरेट करते हैं टॉप टू बॉटम, ये पूरा इसका कोर्स है जो मैंने 2 अभी एक चैप्टर कराए, 2 टेबल है। लेकिन अब ये सिर्फ उसका इंडेक्स समझ लो, अब इनको हर टॉपिक को लेकिन चलेगा वैसे, इसको मत भूलना। यहाँ तक सब समझ में आ गया। तो जो क्लाइंट है लोड तक तो बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं, स्पीड में बहुत कम पहुंचेंगे, वो सिर्फ एथलेटिक कि जब आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लोकोमोशन दैट अ पर्सन कैन डू, राइट, ठीक है, एनारोबिक है, मतलब आपको पूरी जान लगानी पड़ जाती है। 10 से 12 सेकंड से ज्यादा बंदा अपनी मैक्सिमम स्पीड से नहीं भाग सकता, उसका रुकना पड़ जाता है। तभी स्पीड की थाई इतनी बड़ी होती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के अंदर आता है। लेकिन इतने लोड के साथ भागना आसान तो नहीं है, तो जब तक लोड ट्रेनिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक स्पीड ट्रेनिंग में मजा आएगा। बनेगा ऐसे ही, स्पीड पहले नहीं आ जाएगी, लेकिन हाँ लोड कितना है, ओलंपिक लिफ्टर के लिए स्पीड और लोड अलग होगा, तो स्प्रिंटर के लिए अलग होगा, तो फुटबॉलर के लिए अलग होगा, अलग थी। ये चैप्टर टच जरूर किया गया इस बुक के अंदर, इसको इलैबोरेट नहीं है, इसी को पूरा कोर्स है CSCS का। तो सोचना मत कि हम यहाँ से डिजाइन करना सीखें, हम इसको टच करेंगे, तो जब टच कर लेंगे, जब हमें पता लग जाएगा तो CSCS में समझ में आएगा हम क्या पढ़ के आए हैं, क्या करना है। लेकिन CSCS में कभी ये चीज नहीं सिखा है, जैसे जो ये पढ़ के नहीं जाता ना वो CSCS नहीं कर पाता, तो डायरेक्टली करने आएगा ना। मेरे पास MSc के भी आते हैं, BSc स्टूडेंट आते हैं, MPEd के भी आते हैं, उन्होंने ये नहीं किया होता, ग्रेजुएशन में भी मुझे कहते नहीं सर आपको CSCS ही करना, मैंने कर लो, वो बेसिक इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में कोर्स आगे बढ़ता ना उनकी ऐसी टेस्ट नहीं होती, क्योंकि ये सब नहीं, ना उनको प्लम्बाइन आती होती है, ना उनको थॉमस टेस्ट पता है, ना उनको PSF ठीक से पता है, ना उनको कोर फंक्शन टेस्ट करना आता है, मैग्नेट जो आप सबको सिखाया जाएगा। यहाँ का होगा क्लियर। तो ये मैंने सिर्फ बातें क्यों बताई, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ये एग्जाम के लिए चाहिए, तुम्हारे आगे कोर्स में जो कुछ सोच रहा आगे जाने की, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बाद में बहुत काम आएगा, गोल मिलता है। एग्जाम तो पास कर लो, लेकिन अच्छे से करोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। डन फॉर द डे, ये दोनों चीज हो गई है, चैप्टर भी खत्म हो गए, उसके बाद हम इसको इलैबोरेट करेंगे।